Hello, my dear students. Welcome to fourth part of chi-square test. तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको मैं बता चुका हूं कि जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो स्पेशली दो फील्ड्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। वन, गुडनेस ऑफ फिट। सेकेंड, टू डिटेक्ट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 रिलेशंस को डिस्कस करता है। क्या दो वेरिएबल्स में आपस में रिलेशन है कि नहीं है? जो कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं उनमें आपस में किसी प्रकार का रिलेशन है कि नहीं है? रिलेशन इन द टर्म्स वैक्सीन मतलब मेडिसिन और क्यूरनेस। क्या मेडिसिन इफेक्टिव है? तो मेडिसिन एक अलग चीज हो गई और उसका इफेक्टिवनेस एक अलग चीज हो गई। नल हाइपोथेसिस में आप हमेशा ये कहेंगे कि मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट बोथ आर नॉट कोरिलेटेड। मेडिसिन अलग है और उसका इफेक्ट अलग है। मतलब इन अदर टर्म्स मेडिसिन इज कंप्लीटली इनइफेक्टिव। ये हमारी नल हाइपोथेसिस होगी। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में मेडिसिन इज इफेक्टिव, मतलब ये जो बीमारी दूर हो रही है उसका कारण क्या है? मेडिसिन। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब कभी भी आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं, मैं इस चीज को बार बार रिवाइज करा रहा हूं, जब भी कभी आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं, कीप इन योर माइंड, हमेशा ये चीज ध्यान में रखें कि न अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिडक्ट रिलेशंस। तो जब भी कभी हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते हैं तो हमेशा हम एक रिलेशन को फिक्स कर देते हैं। आइए इस क्वेश्चन में और हम क्लियर करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूज काई स्क्वायर टेस्ट एंड कंक्लूड वेदर इनोक्यूलेशन इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्यूबरकुलोसिस। इनोक्यूलेशन का मतलब होता है टीकाकरण, वैक्सीन देना, टीका लगाना। क्या वो ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी की बीमारी होती है, क्या उससे ये इनोक्यूलेशन रिलेटेड है कि नहीं है? मतलब इनोक्यूलेशन से टीबी प्रिवेंट होती है कि नहीं होती है? तो हम यहाँ इनोक्यूलेशन का ट्यूबरकुलोसिस के साथ एक रिलेशन देखना चाहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि इनोक्यूलेशन और ट्यूबरकुलोसिस दोनों डिफरेंट है। प्रिवेंटिंग ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट डन बाय इनोक्यूलेशन। ये हमारी नल हाइपोथेसिस। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम इस टेबल को पढ़ें तो इस टेबल में हम कैसे जानेंगे? कुल मिला के 2000 पीपल पर ये स्टडी की गई और जिसमें पहले रो में देखिए लिखा हुआ है इनोक्यूलेशन, इनोक्यूलेटेड किया गया 500 लोगों को, 500 लोगों को टीका दिया गया और जिसमें से 31 लोगों के ऊपर टीबी का अटैक हुआ और 469 पर अटैक नहीं हुआ। हमने 1500 लोगों को कोई टीका नहीं दिया, कोई इनोकुलेट नहीं किया, नॉट इनोकुलेटेड, लेकिन उनमें 1500 लोगों में 185 लोगों पर अटैक हुआ और 1315 लोगों पर टीबी का अटैक, ट्यूबरकुलोसिस का अटैक नहीं हुआ। तो इस डेटा को हमने नोट किया। दीज आर फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। आप खुद देखिए, जो कैंडिडेट इस रो सेल में आ गया होगा वो इसमें नहीं आएगा। इसीलिए काई स्क्वायर टेस्ट में जो कैंडिडेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो व्यक्ति यहाँ कंसीडर होगा वो इस ग्रुप में नहीं आ सकता। टोटल कुल मिला के हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो 2000 लोगों पर किया है। ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो हमें इस प्रकार से समझना है, इस प्रकार से इसको इंटरप्रेट करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपकी नल हाइपोथेसिस होगी उसे लिखते हैं। तो नल हाइपोथेसिस में हम देखें, नल हाइपोथेसिस क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका हम सोल्यूशन यहाँ करने जा रहे हैं। तो जो नल हाइपोथेसिस हमारी होगी, नल तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एच डॉट। क्या है नल हाइपोथेसिस? यहां पर स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा कि इनोक्यूलेशन इज नॉट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्यूबरकुलोसिस। लिखेंगे यहां पर
in preventing tuberculosis. इन प्रिवेंटिंग ट्यूबरक्लोसिस, बिल्कुल इनइफेक्टिव है, कोई संबंध नहीं है इनोक्यूलेशन का ट्यूबरक्लोसिस का। अल्टरनेट में क्या होगा, इनोक्यूलेशन इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ यही लिखेंगे, इनोक्यूलेशन इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्यूबरक्लोसिस। ओके, देखिए अल्टरनेट हमेशा रिलेशन को बताता है और नल किसी भी तरह के रिलेशन को नहीं बताता, कहता दोनों चीजें इंडिपेंडेंट। तो आइए यहां पर, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये तो काई स्क्वायर टेस्ट का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो आपको अच्छी तरह से याद होगा, सिग्मा ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। तो देखिए ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी तो आपको दे रखी है 31, 185, 469, 1315, लेकिन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला आपको याद कर लेना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो है रो टोटल मल्टीप्लाइड बाई कॉलम टोटल डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल। अभी इस फॉर्मूले को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हमें हर एक सेल के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ओ, दैट मींस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे सिंपल सिंबॉलिक टर्म में ई ब्रैकेट में 31। तो ये बताता है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर 31। अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा है, सबसे कंसाइज और सबसे जो इजी है लिखने का तरीका वो मुझे ये लगा, तो मैं उसी को आपको डिस्कस कर रहा हूं। अब रो टोटल, अब 31 के रो में देखिए कितना लिखा है 216, तो हम यहाँ लिख देंगे 216। इस 31 के इस 31 के रो में लिखा है 500, तो हम यहाँ 500 लिख देंगे। और इस 31 के कॉलम है 216, तो हमने 216, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर कॉलम आप पहले लिख दो, रो बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 216 हमें क्या देखना है, 31 के कॉलम में और 31 के रो में। देखो जो 31 के कॉलम में 216 है, 31 के रो में 500 है, और ग्रैंड टोटल कितना है 2000। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे सिंपल सा, तो आपको यहां प्राप्त हो जाएगा 54। तो इसे माय डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे, हम इस कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। अब अगला निकालते हैं वैल्यू ई 185। ई अगर 185 की बात कर लें तो उसके लिए देखिए कॉलम टोटल 216, रो टोटल क्रॉस 1500 डिवाइडेड बाई 2000। इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 162। फिर ई मीन्स होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 469। 469 के लिए टोटल कॉलम कितना है 1784, और 469 के लिए रो टोटल कितना है 500 डिवाइडेड बाई 2000। इसे भी आप सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 446, एंड द लास्ट वैल्यू अगर निकालें तो 1315 के लिए। ये देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। अब इसके लिए अगर हम वैल्यू यहाँ लिखते हैं तो हम लिखेंगे 1784 कॉलम टोटल एंड रो टोटल डिवाइडेड बाई 2000, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1338। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि ये जो आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो क्या। अब हमें यहाँ पर एक चार्ट बनाना पड़ेगा, एक कॉलम बनाना पड़ेगा, कॉलम रो को दिखाने के लिए, जिससे हम उस कैलकुलेशन को प्रोसीड कर सकें। तो आइए उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं।
इसको इधर बना लेते हैं इस तरफ। देखिए हमने यहाँ पर पहले O के लिए, फिर E के लिए, फिर O माइनस E के लिए, फिर O माइनस E के होल स्क्वायर के लिए, फिर O माइनस E के होल स्क्वायर को E से डिवाइड करने के लिए। आइए जो केवल डिजिट्स चेंज होंगी, हमेशा न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट वही रहता है, इसीलिए आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ लेना है, जिसकी मदद से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आप सॉल्व कर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ऑब्जर्व लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर ओ माइनस ई लिखेंगे, फिर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ये हमारा बना। तो आइए देखिए ओ ऑब्जर्व कितना है। ऑब्जर्व में अगर हम देखें तो 31। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ऑब्जर्व में, 31 और 185, फिर 469 और फिर 1315। इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ध्यान ही रखना 31 जब आपने लिखा तो उसी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको निकली है, दैट बिकम्स 54। फिर 54, फिर आपका आ जाएगा 185 के लिए 162, फिर आ जाएगा 446, फिर आ जाएगा 1338। और फिर अब डिफरेंस अगर हम यहाँ निकालेंगे तो पहला आएगा माइनस का 23, फिर 23, फिर प्लस में फिर अगेन 23 और फिर माइनस का 23। ये आ रहा है, जो भी डिजिट आएगी वो आप यहाँ लिख देंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे and that becomes same 529, 529, 529 and 529। अब फिर O माइनस ई का जो होल स्क्वायर है उसको हम 54 से डिवाइड करेंगे, तो 529 डिवाइडेड बाई 54 गिव्स 9.796। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 529 डिवाइडेड बाई 54, ये देखिए 9.796 हमने वही लिखा। इसी तरह से सारी वैल्यूज आपको लिख लेनी है। तो सेकंड वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.265। इसके बाद वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 1 कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा है, उसे आप सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे एंड द लास्ट वैल्यू 395। इस प्रकार से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और आप जानते हैं ये जो सम आएगा एक्चुअली यही आपका काई स्क्वायर कहलाएगा। इसका जो सम हम लिखेंगे यहाँ पर वही काई स्क्वायर होगा और सम कितना निकलेगा, काई स्क्वायर इक्वल टू 14.642। ये आपका काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जब आप इसे सम करेंगे तो ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब वही पुराना रूल, क्या रूल, टेबल वैल्यू हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं एट, क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है 5%, 10%, तो जनरली हम 5% पर ही लेते हैं। एट 5% काई स्क्वायर की जो टेबल वैल्यू क्या होगी, लेकिन अभी एक चीज मिसिंग है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो होता है DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके लिए फार्मूला होता है C-1 और R-1, मतलब कॉलम। तो आप टेबल में देखिए कॉलम कितने हैं, दो कॉलम है। ये कॉलम और ये कॉलम कंसीडर, ये दो कॉलम, तो 2-1 और रो कितनी है 1 और 2, दो रो है। देखिए ये टोटल वाली डेटा तो बाद में आप पुट ऑन करते हैं, मेन तो ये है ना 31, 469, 185, 1315, तो उसे हम लिख देते हैं R-1, मतलब रो है 2, तो कुल मिला के सॉल्व होके कितना आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करने पर आएगा 1, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 1, मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हम
टेबल में इसकी वैल्यू देखेंगे। और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टेबल में जो वैल्यू दे रखी है वो है 3.84। पहले दूसरे वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि किस तरह से आप टेबल वैल्यू देखें, आप वो टेबल वैल्यू देख सकते हैं। तो ये जो है 3.84, ये कौन सी वैल्यू है बच्चों? टेबल वैल्यू। और आप देखिए ये कितना है, ये तो बहुत ही ज्यादा है, ये तो इसके आगे। और ये क्या होता है? मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस। तो हम यहाँ लिखेंगे डिसीजन में क्या आ जाएगा? डिसीजन में ये लिखा जाएगा हेयर काई स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबल वैल्यू। सो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। तो क्या एक्सेप्ट हो जाएगा? नल हाइपोथेसिस, यस। अल्टरनेटिव hypothesis accepted. That means क्या हमारी नल है? दैट मीन इनोक्यूलेशन इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्यूबरकुलोसिस। दैट मीन्स इनोक्यूलेशन इज इफेक्टिव। इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, दैट मीन्स इनोक्यूलेशन इज वेरी मच इफेक्टिव। मीन्स inoculation is effective, ये हम लिख देंगे। inoculation is effective in preventing ट्यूबरोक्लोसिस। तो ये बच्चों ये एक न्यूमेरिकल था जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस न्यूमेरिकल में एक बार फिर से हम लोग समझ लें कि ये आपको इस तरह से रो और कॉलम में आपको ये क्वेश्चन इस तरह से दिया गया होगा और उसमें ऑटोमेटिकली लिखा होगा काई स्क्वायर टेस्ट। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दिया तो वो, अगर आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है वो 95% ही हम मानेंगे। इस टेबल में जो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी मदद से हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। रो टोटल जैसे हम 31 के लिए निकाल रहे हैं तो रो टोटल होगा 500, ग्रैंड टोटल होगा 21, कॉलम टोटल होगा 216। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ग्रैंड टोटल हमेशा 2000 रहेगा। तो देखिए आप ग्रैंड टोटल हमेशा सेम है। फिर इसी फॉर्मूले को ब्रैकेट वन में क्या लिखा? ई का मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी किसके लिए? पहले 31 के लिए, फिर 185 के लिए, फिर 469 के लिए, फिर 1315, सबके लिए हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली और वो हमने लिख लिया। फिर हमने इस तरह से कॉलम में ओ फिक्स कॉलम है ओ ई ओ माइनस सी का होल स्क्वायर, ओ माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कैसे आया आप अंडरस्टूड है, ये वैल्यू हमने निकाल ली। फिर हम यहाँ ये देखेंगे क्या ये डिसीजन रूल क्या है और ये वैल्यू कहाँ निकालेंगे। आपको जो टेबल दे रखी है मैंने प्रोवाइड करा, इसमें आप 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर आप वैल्यू देखेंगे तो 3.84 आएगी। क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, तो यकीनन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।